राठा और आप देख रहे हैं खबरदार। शुरुआत में खबरों को खबरदार के लेंस से हम देख लेते हैं। खबरदार में आज हम बंगाल चुनाव में चल रहे माइंड गेम को डिकोड करेंगे, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने ये कहकर की थी कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार रही है और अब दूसरी सीट से लड़ने की सोच रही है, जिसके जवाब में टीएमसी ने कह दिया था कि ममता बनर्जी 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, जिस पर आज पीएम मोदी ने तंज किया और ममता बनर्जी को वाराणसी से लड़ने का चैलेंज दिया है। इसके बाद हम कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के असली चेहरे को बेनकाब करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत से व्यापारिक रिश्ते बहाल करने के फैसले पर इमरान ने यू टर्न ले लिया है, जिसका कश्मीर में धारा 370 के खात्मे से गहरा रिश्ता है। इसके बाद हम आपको देश में बेकाबू होते कोरोना का आईना दिखाएंगे। देश में शुक्रवार को 24 घंटे में करीब 90,000 केस दर्ज हुए हैं और चिंता की बात यह है कि अभी कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना बाकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक दूसरी लहर में कोरोना के रोज 1 लाख से ज्यादा केस आने की संभावना है। तो 72 घंटे बाद बंगाल में तीसरे दौर का मतदान होगा। आपको बता दें, इससे पहले चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में 2 रैलियां की। ममता बनर्जी ने 3 रैलियों को संबोधित किया, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दोनों रैली दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर और तारकेश्वर में ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। इस हमले में ममता दीदी के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने पर तंज भी था। वहीं ममता एक एक करके पीएम के हमले पर पलटवार कर रही थी। किच्छु जाने ना, नॉट ए सिंगल थिंग जाने, किच्छु जाने ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोसेर 125 বছরের প্রোগ্রাম হচ্ছে, उसका खेला शेष है। दीदी, ओ दीदी, हार आपके सामने है। আর যেই বলে মিত্র মানে ভাষণ দেবে কোনদিন, সেদিন লোকে ভয় পায়। ওরে বাবারে, আবার লকডাউন, আবার নোটবন্দি, আবার সব ব্যাংক বন্ধ, আবার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বন্ধ, এই নানা রকম। बंगाल के लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया। গ্যাসের দাম কত এখন? 950। উজালা দেবে বলেছিল, সবাইকে উজালা দেবে, উজালা আজালা হয়ে গেছে। 2 चरण के वोट ईवीएम में कैद होने के साथ बंगाल के चुनावी समर में अब माइंड गेम की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने दांव चला, ममता बनर्जी हार रही है। ममता ने चुटकी ली, बीजेपी समझ गई है कि बंगाल में दाल नहीं गलने वाली। 1 अप्रैल को जब नंदीग्राम में वोट पड़ रहे थे, तब एक अफवाह को आधार बनाकर पीएम ने ममता की घेराबंदी की। पूछा, बताइए चुनाव लड़ने की दूसरी सीट कौन सी होगी? आज एक बार फिर पीएम ने बंगाल से बनारस वाला दांव खेल दिया। इशारा कर दिया कि ममता बंगाल से बाहर दूसरी सीट की तलाश में है। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है, हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। बीजेपी ने टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत ममता बनर्जी पर सियासी चोट कर बड़ी रणनीतिक चाल चली है। 48 घंटे के अंदर पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी की हार और नई सीट तलाशने की बात कहकर सियासी गोलबंदी करने की कोशिश की। नतीजों से पहले माइंड गेम को जीतने की कवायद भी है। हाल के नतीजे इस बार सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है।
ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। ममता और पार्टी को समझते देर नहीं लगी कि बीजेपी चुनाव में लीड लेने के लिए पासा फेंक रही है। ममता का जवाब सुनिए। कहा नंदीग्राम में 90% वोट से जीत रही हूँ, बंगाल में सरकार की वापसी भी हो रही है। আর আমি আপনার দলের লোক নই যে আপনি আমাকে পরামর্শ দেবেন আর এক জায়গা থেকে ইলেকশনে দাঁড়াতে। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। ममता की हार की भविष्यवाणी करने का मकसद क्या है? क्या ये बंगाल में बचे हुए चरणों में वोट को साधने की कोशिश है? खुद को जीतते हुए दिखना एक सोचा समझा रणनीतिक दांव होता है। सवाल ये भी उठा कि कहीं नंदीग्राम से ममता की हार का संदेश देकर टीएमसी के वोट बैंक में बिखराव की कोशिश तो नहीं है। टीएमसी ने कहा बीजेपी का ये माइंड गेम बंगाल में नहीं चलेगा। We have the people on our side. We're very cool, Trinamool, very confident. This is not the time for big talk. Thank you so much for coming here for this media conference. And we are going to do today something which the Prime Minister has done for the last 7 years. So we want to be inspired by Narendra Modi ji. इस माइंड गेम के दांव पेच के बीच 72 घंटे बाद तीसरे चरण का सियासी संग्राम दक्षिण बंगाल में लड़ा जाएगा। ये इलाका टीएमसी का गढ़ है। 2016 में टीएमसी ने इस इलाके में एक मुश्त जीत हासिल की। 31 में से 29 सीट ममता के खाते में गई। अब प्रधानमंत्री इसी गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है। तारकेश्वर में एक रैली में पीएम ने कहा, बंगाल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। बंगाल के लोगों ने एक बार फिर, बंगाल के लोगों ने, यहां के जन जन ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के नौजवानों ने फिर एक बार परिवर्तन की कमाल संभाल ली है। आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन के उद्घोष में और सोनार बांग्ला के विजन में बंगाल के लोगों की यही आकांक्षा है। इसलिए उन्होंने पहले 2 चरण के चुनाव से ही बीजेपी के प्रचंड बहुमत का रास्ता तय कर दिया है। प्रधानमंत्री जहां रैली कर रहे थे उससे महज 50 किलोमीटर दूर तारकेश्वर में ही पहले ममता की भी बड़ी रैली हुई। पीएम ने परिवर्तन की बात कही। ममता ने जवाब दिया, सरकार तो चलेगी लेकिन दिल्ली से नहीं, बंगाल से। बंगाल को बंगाली ही चलाएंगे। ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলবো না জানলেও আমি পরিষ্কার বলবো, যদি বাংলাকে বাঁচাতে হয় তাহলে মা বোনেরা বেড়ে জোট, জোড়া ফুলে সব ভোট। पीएम ने बंगाल में डबल इंजन की सरकार का आह्वान किया तो ममता ने डबल इंजन की सरकार पर तंज किया। भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां कनेक्टिविटी कामों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। आज आलू किसान, जूट किसान, श्रमिक, हर कोई डबल इंजन की भाजपा सरकार के लिए वोट कर रहा है। दीदी, इसलिए वोट कर रहा है। ইলেকশনের দিনও মিটিং করে যাতে ওনার ইলেকশন মিটিং শুনে কিছু লোক ভোট দেয়। আর যেই বলে মিত্র মানে ভাষণ দেবে কোনোদিন, সেদিন লোকে ভয় পায়। ওরে বাবারে, আমার লকডাউন, আমার নোটবন্দি, আমার সব ব্যাংক বন্ধ, আমার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বন্ধ, এই নানা রকম কথায় কথায় সবাই কি বলবে, সব চোর है, हम সোনার বাংলা करेगा, हम डबल इंजन ले आएगा। उसके জিজ্ঞেস করুন তো দিল্লিতে তো ডবল ইঞ্জিন নিশ্চয়ই তোর আছে, 6 বছর ধরে আছিস, 15 লক্ষ টাকা করে দিবি বলেছি, কাউকে দিয়েছিস তোরা? গ্যাসের দাম কত এখন? 950। উজালা দেবে বলেছিল, সবাইকে উজালা দেবে, উজালা আজালা হয়ে গেছে এখন। पीएम ने ममता पर बंगाल के लोगों के अपमान का आरोप लगाया। ममता ने पलटवार किया। 1905 के बाद एक बार फिर बंगाल को बांटने की साजिश रची गई है। दीदी ने कहा है कि बीजेपी की रैली में जो भीड़ जुटती है वो पैसे के लिए जुटती है। दीदी, बंगाल के लोग पैसे लेकर के रैली में जाते हैं ये कहकर आपने बीजेपी को नहीं, मोदी को नहीं,
आपने बंगाल की जनता का अपमान किया है। ভাগ করে দিতে চায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা মনে আছে? 1903 সাল, 1905 সাল দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন ইংরেজরা এসেছিল বাংলাকে ভাগ করতে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন করতে। সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন করে বলেছিলেন, বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পূর্ণ হোক হে ভগবান, বঙ্গ ভাগ হতে দেব না। আজ সেই দিন এসে দাঁড়িয়েছে এই নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ। এরা বাংলাকে ভাগ করতে চায়, এরা বাংলাটাকে লুট করতে চায়, এরা বাংলাটাকে ধ্বংস করতে চায়, এরা বাংলা ভাষাটাকে শেষ করতে চায়, এরা বাংলাকে শেষ করতে চায়। बीजेपी की रणनीति साफ है, उसे सत्तारूढ़ पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना होगा और ममता की हार की भविष्यवाणी कर टीएमसी के वोट में बिखराव का बीज बोना होगा। लेकिन ममता अपनी रैलियों में बंगाली संस्कृति पर जोर दे रही हैं। मंच से कहती हैं, बंगाल रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा, बंगाल को बाहरी नहीं बल्कि बंगाल के लोग चलाएंगे। इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। भारत माता की, भारत माता की। बंगाल चुनाव में अब एक और ऑडियो बम फूटा है। जी हां, जिसके आधार पर बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोप अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया नाम के शख्स और एक सरकारी अफसर के बीच बातचीत हो रही है। दावा यह भी है कि टेप में गणेश बागड़िया और सरकारी अफसर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का जिक्र कर रहे हैं। दावा यह भी है कि ऑडियो टेप में अभिषेक बनर्जी तक हर महीने 35 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि टेप में रिश्वत को सियासी बॉस तक पहुंचाने का भी जिक्र है। हम आपको बता दें कि आज तक इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता है। और आइए अब हम आपको सुनाते हैं उस वायरल ऑडियो को जिसके सामने आने के बाद बंगाल की सियासत में नया भूचाल आ गया है। ये सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट बहुत सुनता हूँ मैं, पेपर वगैरह में पढ़ता हूँ। सिंडिकेट तो बंगाल का एक पेट बर्ड है सर। क्या है ये? एक सिंडिकेट है वहाँ पर जो राजारहाट एरिया, न्यू टाउन एरिया में नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ सिंडिकेट फॉर्म कर दिया पॉलिटिकली। अच्छा। जिसको भी बालू, पत्थर, ब्रिक्स, जो भी मटेरियल लेने पड़ेंगे सिंडिकेट के थ्रू लेने पड़ेंगे। तो वही सिंडिकेट फेमस नाम हो गया। तो उसका फिर कट कहाँ जाता है? जैसे कि जो भी कलेक्शन होती होगी तो कट कहाँ जाता है? लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए किसी चीज की रेट 100 रुपया, तो सिंडिकेट वाले लेते हैं 120 रुपया, इंफीरियर क्वालिटी देते हैं, मेजरमेंट में भूल। तो ऐसे करते सिंडिकेट वाले कमाते हैं और जो पॉलिटिकल बॉसेस है उनका अपना अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो ये इसका मतलब वो जो अभिषेक है वो क्रिमिनल माइंड का है क्या? कितना मर्डर देख रहे हैं, तो उसी के हिसाब और क्या था सर? किसकी हिम्मत है सर? पब्लिक क्यों नहीं उसके अगेंस्ट होती है? देखिए क्या होता है ना, अभी सर को बताया कि ममता बनर्जी एक इतना बड़ा लाइन खींचती है ऊपर जाने के लिए, अभिषेक बनर्जी इतना बड़ा लाइन नीचे खींच देता है। अच्छा बताइए सर, उसको कुछ नहीं। अभी एडवाइजर बना लिए प्रशांत किशोर, वो ठीक है, तो वो भी शायद लाइक नहीं करता इसको अभिषेक वो तो है। अच्छा, ममता बनर्जी लाइक नहीं करती थी उसको पीके को बुझती थी, हमारे पॉलिटिक्स सिखावे। इनिशियली जब आया था बांग्ला थोड़ा समझते हमारे पॉलिटिक्स सिखावे, हमारे बेसिक जाने पॉलिटिक्स। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, जब आदमी को फियर ऑफ लॉस होता है ना, तो फिर वो मामला चालू कर देता है। इस वायरल टेप के बाद बंगाल की सियासत में हंगामा मच गया है। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए ममता और टीएमसी पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। बीजेपी ने कहा है कि सब कुछ ममता की जानकारी में था। टीएमसी सांसद और उनके भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी को हर महीने करोड़ों की उगाही पहुंचती थी। सुनिए वायरल ऑडियो पर बीजेपी का टीएमसी पर आरोप। और इन ऑडियो टेप के जो तथ्य हैं वो बड़े ही चिंताजनक हैं। वो दर्शाते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नाक के नीचे किस तरह से भ्रष्टाचार, कट मनी,
सिंडिकेट राज चल रहा है। इन ऑडियो टेप में एक बड़ा खुलासा यह भी हो रहा है कि एक बड़ी ही व्यवस्थित प्रणाली उगाही की वहां पे चल रही है। भारत से चीनी निर्यात करने के इमरान सरकार के फैसले का पाकिस्तान में गुड़ गोबर हो गया है। इमरान खान ने भारत से ट्रेड शुरू करने के रास्ते पर बढ़ने से पहले ही यू टर्न ले लिया है। दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के विरोध में भारत से सामान निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इमरान सरकार ने पाकिस्तान में चीनी और कपास की कमी को पूरा करने के लिए भारत से इन दोनों चीजों के निर्यात को मंजूरी दे दी थी। तब लगा था कि इमरान खान महंगाई से जूझती अपनी गरीब जनता को कश्मीर और भारत से दुश्मनी से ऊपर रखते हैं, लेकिन अब इमरान खान का दरअसल असली चेहरा सामने आ गया है। इमरान खान के इस यू टर्न की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लेकिन हमारे हमसाया ममालिक में इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है। 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है, ताकि यहां पे भी हमारी सप्लाई पोजीशन जो है वो बेहतर होए। जो एक मामूली सी शॉर्टेज है इस साल वो पूरी भी हो जाए और कीमतों में भी इजाफा हो। इसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान के गरीब अवाम को पहुंचेगा। इमरान सरकार ने अभी फैसला लिया ही था कि पाकिस्तान में कोहराम मच गया। ऐसा माहौल बन गया मानो इमरान खान ने चीनी खरीदने की खातिर पाकिस्तान की इज्जत ही नीलाम कर दी हो। कश्मीर हड़पने के बाद हम भारत से चीनी क्यों मांग रहे हैं? हम धागा क्यों मांग रहे हैं? हम कपास क्यों मांग रहे हैं? क्या भारत से चीनी नहीं मांगेंगे तो मर जाएंगे? ये तो बहुत ही दुख की और शर्म की बात है कि ये छुप छुप के बिहाइंड द डोर्स बैठ के अपनी बातें चला रहे हैं। इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? मुल्क को बताएं या अवाम को बताएं, या ये अपने मुंह जाके उनके पैरों में गिर जाएंगे। इमरान खान को लग रहा था कि भारत से चीनी निर्यात की इजाजत देकर वो गरीब अवाम को थोड़ी राहत देंगे, लेकिन जब उनकी ही जान आफत में आ गई तो उन्हें यू टर्न लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे इस यू टर्न की इनसाइड स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। चीनी की जो दरामद के हवाले से जो आज जो एजेंडा पोस्टपोन किया गया है, उसकी मेन वजह यह है कि जब वुज़रा इस एजेंडे पर वुज़रा का जब रिएक्शन देखा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि बनी गाला में मौजूद थे, उन्होंने जब देखा कि तमाम जो तकरीबन वुज़रा हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उन्होंने फिर जो है हमाद अजहर से पूछा कि भाई ईसीसी से तुमने कल क्यों इस चीज को मंजूर करवाया है, अगर ये तमाम जो तजावीज जो दी जा रही हैं वुज़रा की तरफ से। तो उस वक्त हमाद अजहर ने सबको हैरान कर दिया। हमारे ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर ने कहा कि पीएम साहब, मुझे हफ्ता 2 पहले आपने ही मुझे डायरेक्शन दी थी और जनाब के ही हुक्म के मुताबिक हमने इसको ईसीसी से मंजूर करवाया, जिसके बाद पूरे तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हमारे ज़राए बता रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मामले को टाल। तो समझने वाली बात यह है कि जिस इमरान खान ने कश्मीर में धारा 370 के खात्मे के विरोध में भारत से व्यापारिक रिश्ते तोड़े थे, उन्हें इमरान खान ने व्यापारिक रिश्ते जोड़ने का आदेश दिया, लेकिन फिर इमरान खान ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। इमरान खान के इस शार्प यू टर्न पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने एक बड़ा ही अजीब सा तर्क दिया। इमरान खान की नॉलेज में था, क्योंकि वो कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, कि ये समरी हम ईसीसी को भेज रहे हैं। दो फर्क चीजें हैं। दिस इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली जिसकी बात की जाती है। एक, वजीर आजम एज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री दैट लुक्स आफ्टर कॉमर्स, उस वक्त वो मिनिस्टर है उस मिनिस्ट्री का। उसके बाद ईसीसी अपने मंतक के तहत फैसला करती है, फिर प्राइम मिनिस्टर है हेड ऑफ द कैबिनेट। सो ही मे बी द सेम पर्सन but he wears 2 different hats in this case. मतलब कॉमर्स मिनिस्टर के नाते इमरान खान ने भारत से चीनी निर्यात को मंजूरी दी और बतौर प्रधानमंत्री इस फैसले को रद्द कर दिया। भला ये क्या बात हुई? असल में इमरान खान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान की उस सियासत का भी पर्दाफाश किया है जिसमें कश्मीर के आगे गरीब अवाम की कोई कीमत नहीं है।
आज मुजाहिदे मिल्लत और मुबल्लिग इस्लाम हजरत मुफ्ती इमरान अहमद नियाजी साहब जो हमें दर्स दिया करते थे कि कश्मीर पे मोदी हिटलर बन के क्या जुल्म ढा रहा है, जो हमें हिंदुत्व पॉलिसियों के बारे में असेंबली में लेक्चर दिया करते थे, जो हमें बताते थे कि दुनिया के अमन के लिए भारतीय वजीर आजम कितना खतरा बन चुके हैं, इस बात का जवाब दें कि ये हवाओं ने रुख कैसे बदल लिया है। क्या भारत ने कश्मीर के बारे में कोई नरमी दिखाई है? जैसे ही विपक्ष का दबाव पड़ा, इमरान खान की बड़ी बड़ी बातें फुस हो गई। वो भूल गए गरीब आवाम का दर्द जो महंगाई की मार से तड़प रही है। उन्हें दोबारा भारत से दुश्मनी निभाने की अपनी पुरानी कस्में याद आ गई। इमरान खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का मुंह छोड़ दिया और वो दोबारा कश्मीर और धारा 370 की यादों में खो गए। जब तक 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं, जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। तो भारत को इमरान खान से जिस बात की उम्मीद नहीं थी, वो बात उन्होंने भारत से ट्रेड शुरू करने का फैसला करके शुरू की और यू टर्न लेकर वही बात कर दी जिसकी उम्मीद भारत को पाकिस्तान से हमेशा रही है। यही पाकिस्तान की फितरत है, वो पाकिस्तान जिसका इतिहास गवाह है कि उसके हुक्मरानों ने कश्मीर के नाम पर आवाम को हर दफा बेवकूफ बनाया है और वही आज हो रहा है। कश्मीर के ऊपर जब कब्जा हुआ, जब कश्मीर हड़पा गया, और अभी भी हड़पा हुआ, उन्होंने हमें दे नहीं दिया, आजाद भी नहीं किया, अब वहां से अपनी फौजें भी उन्होंने नहीं बुलाई हैं। तो ये सेंटिमेंटल डिसीजन जो आप कह रहे हैं, मुझे मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने हर जुमे को दोपहर को धूप में खड़े होके भारत खिलाफ नारे लगाने हैं। तब हमने पूछा था, तब भी मैंने पूछा था कि सर क्या नारे लगाने से हमें कश्मीर वापस मिल जाएगा? आज आप मुझे कह रहे हैं कि सेंटिमेंटल बातें करने से हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। आज तक ब्यूरो। तो आप इमरान सरकार के यू टर्न की वजह तो समझ ही गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में सरकार चाहे किसी की भी हो, कश्मीर का नाम और भारत से दुश्मनी निभाए बिना चल ही नहीं सकती है। वहीं इमरान सरकार का भी हाल है। लेकिन अब यह समझना भी जरूरी है कि इमरान खान को जब पता था कि उनके फैसले का विरोध होना तय है, तो उन्होंने भारत से चीनी और कॉटन निर्यात का फैसला क्यों नहीं लिया था? तो अगर चीनी की बात करें तो पाकिस्तान में चीनी की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में चीनी का सालाना उत्पादन 55 से 60 लाख टन के बीच है, जबकि डिमांड उससे कहीं ज्यादा है, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने जुलाई 2020 से फरवरी 2021 के दौरान करीब 3.25 लाख टन चीनी आयात की और इस दौरान चीनी के आयात पर लगभग $12.5 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि इमरान सरकार ने 2019 में धारा 370 के प्रेम में पड़कर भारत से व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए थे, जिसका असर पाकिस्तान में कॉटन की सप्लाई पर भी पड़ा था, जिसके लिए पाकिस्तान भारत पर निर्भर था। वर्ष 2018-19 में पाकिस्तान ने भारत से $55 करोड़ से ज्यादा का कपास आयात किया था, जो कि भारत से पाकिस्तान के कुल आयात का करीब 30% बैठता है। भारत से ट्रेड बंद होने की वजह से अब पाकिस्तान को अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों से कपास मंगवाना पड़ रहा है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से समुद्र के रास्ते कपास की माल ढुलाई में पाकिस्तान को 700% ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि अन्य देशों के मुकाबले भारत से पाकिस्तान को कपास आधी कीमत में मिलता है और माल ढुलाई का खर्च और वक्त भी बेहद कम लगता है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जो कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से इतना हाथ हुआ था कि भारत से दुश्मनी निभाने के लिए वो किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। ऐसे में हमारी तरफ से पाकिस्तान को एक ही संदेश है, इसमें पाकिस्तान का घाटा भारत का कुछ नहीं जाता। चलिए, वैसे तो आपको बता दें कि पाकिस्तान को अब तक बेइज्जती सहने की आदत पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन वो बार बार बेइज्जत होकर थकता ही नहीं है। पाकिस्तान की ताजा बेइज्जती अमेरिका ने की है। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका ने 22 और 23 अप्रैल को जलवायु परिवर्तन पर वर्चुअल समिट बुलाई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के 40 नेताओं को आमंत्रित किया है। लेकिन इन नेताओं में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नहीं है।
इस शिखर सम्मेलन का मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने और आर्थिक लाभ और महत्व को दर्शाना है। यहां तक कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी भारत और बांग्लादेश आने वाले हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इस बेइज्जती का रोना रोते हुए इमरान खान ने खुलकर अपना दर्द बयां किया है और सोशल मीडिया पर अपने पाकिस्तान में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए अपने काम का ढिंडोरा पीट रहे हैं। पाकिस्तान की इस बेइज्जती पर वहां की मीडिया में किस तरह के चर्चे हैं, इसका एक ट्रेलर हम आपको दिखाते हैं। व्हाइट हाउस से जो एलामिया जारी हुआ है उसमें चीन है, रूस है, कनाडा, जापान, बरतानिया, भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कीनिया, नाइजीरिया, इवन भूटान समेत बिल्कुल दीगर सरबराह मुमलिकत को दावत दी गई है, मगर इनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। 2 किस्म के ममालिक को उन्होंने मदऊ किया है। एक ममालिक वो हैं जो कि एमिशंस पैदा करते हैं, जो कि इस मसले के पैदा करने में जिनका किरदार है, और तकरीबन जो 80% दुनिया की एमिशंस हैं वो सिर्फ 17 मुल्क पैदा करते हैं। तो इन 17 मुल्कों को उन्होंने बुलाया। इसके अंदर चाइना है, इंडिया है, अपना अमेरिका खुद है, सबसे बड़ा पोल्यूटर जो है अमेरिका खुद है। तो इन सब ममालिक को बुलाया है। और दूसरा उन्होंने एक कैटेगरी बनाई है जिसमें उन्होंने उन ममालिक को बुलाया जो कि इस तरह मुतासर है क्लाइमेट चेंज से कि उनकी अपने वजूद को खतरा है। तो उसमें बहुत सारे आइलैंड, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, एंटीगुआ है, बारबाडोस है, जो कि ये वेस्ट इंडीज में है, जिनके वजूद को खतरा है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जिसको कहते हैं। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से मुतासर जरूर है, हम दुनिया में 5वें नंबर पर मुतासर हैं, लेकिन हमारे वजूद को क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरा नहीं है इस वक्त, और अल्लाह के फजल से हम इसका मुकाबला भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हालत उस फकीर की तरह हो चुकी है जिसके पास ना पेट भरने के लिए भरपूर खाना है और ना तन ढकने के लिए ढंग के कपड़े हैं, लेकिन फिर भी उसे अपनी बदहाली से ज्यादा उस कश्मीर की चिंता है जो ना तो कभी उसका था, ना उसका है और ना कभी उसका होगा। लेकिन जो चीज उसकी है और है ही नहीं, उसके चक्कर में पाकिस्तान अपनी बची खुची इज्जत भी खराब करने में लगा हुआ है। देश में इन दिनों आपको बता दें कि चुनाव का शोर है और कोरोना का डर कहीं दबकर रह गया है, जिसका असर यह हुआ है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। शुक्रवार को 24 घंटे में कोरोना के 89,129 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 7 महीने के दौरान एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 714 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले 21 अक्टूबर को 24 घंटे में मौत के 717 मामले सामने आए थे। अकेले महाराष्ट्र में 47,913 केस दर्ज हुए हैं, जो पूरे देश के कुल मामलों का 50% से ज्यादा है। कोरोना संक्रमण में तेजी पिछले एक हफ्ते में सबसे ज्यादा आई है। पिछले 5 दिनों में कोरोना केस 60,000 से बढ़कर अब 90,000 पहुंच गए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कोरोना की ये दूसरी लहर कितनी खतरनाक है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब पहली लहर के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने पर आमादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 90,000 नए कोरोना केस सितंबर का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 714 लोगों की मौत 5 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और ये लहर अभी जल्द जाने वाली नहीं है। कोरोना महामारी के हालात पिछले 5 दिनों में बेहद तेजी से बिगड़े हैं और 56,000 से 90,000 के केस तक पहुंच चुके हैं। देश में अब लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जो कभी हजारों में रह गए थे। महाराष्ट्र तो अब कोरोना का गढ़ बन चुका है, जहां देश के 60% कोरोना केस दर्ज हो रहे हैं। शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र में एक दिन में 47,800 कोविड के केसेस पाए गए और 202 लोगों ने कोविड से अपनी जान गंवाई। साथ ही साथ महाराष्ट्र में अब जो एक्टिव केसेस का आंकड़ा है वो 3,90,000 तक जा पहुंचा है। मुंबई में भी हर रोज कोविड के एक नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। 8,800 केसेस शुक्रवार के दिन देखे गए हैं, 20 लोगों की मृत्यु हुई है। जो डबलिंग रेट है मुंबई का वो लगातार कम हो रहा है। 46 डेज में अब केसेस जो हैं वो डबल होते दिख रहे हैं। पहिल्या दिवशी होतं ते आजही आहे, फक्त थोडंसं काय झालंय की सुरुवातीला जी एक कोरोनाची दहशत होती ती दहशत गेली, आपण गाफील झालो आणि कोरोनाने बरोबर आपल्याला गाठलं। अजूनही कोरोनाने आपल्यावरती मात केलेली नाही, मी त्याला करू देणार नाही, अजिबात नाही। मात आपणच त्याच्यावरती करायची आहे। दिल्ली में भी हालात अब दोबारा से पहले वाले होने लगे हैं। शुक्रवार को दिल्ली में 3500 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है।
ऐसा ट्रेंड देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा जो अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास थोड़ा सा अपर वाले एरिया उनमें थोड़ा ज्यादा। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप तब आया है जब वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी आ रही है, लेकिन हमारे देश में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर कोरोना का कोई असर नहीं होता, जैसे कि चुनाव प्रचार। आज तक ब्यूरो। और अब एक ऐसी खबर जो खबरों को लेकर आपकी पसंद पर मुहर लगाती है। जी हां, एनबा अवार्ड्स, ENBA अवार्ड्स में आज तक ने फिर से अपनी धमक दिखाई है। आज तक के खाते में तमाम सम्मान आए हैं। बेस्ट टॉक शो हिंदी का अवार्ड मिला है दंगल को। आपको बता दें कि ये पसंदीदा टॉक शो है और एनबा अवार्ड्स 2020 में बेस्ट टॉक शो का अवार्ड दंगल को मिला है। वहीं पर बेस्ट स्पॉट न्यूज रिपोर्टिंग हिंदी में अंजना ओम कश्यप को दिल्ली दंगा इसको लेकर के अवार्ड दिया गया है। शानदार प्रस्तुति और इसी को लेकर के दर्शकों की पहली पसंद बना ये शो। साथ ही साथ बेस्ट ब्रेकफास्ट शो का अवार्ड मिला है 9 बज गए को। तो एनबा अवार्ड्स 2020 में नाम घोषित किए जा रहे हैं और एक बार फिर से आज तक ने अपना डंका बजाया है। एक बार फिर से आपने आज तक पर मुहर लगाई है। साथ ही साथ आपको बता दें एनबा अवार्ड्स में बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो का अवार्ड मिला है देश तक को। चित्रा त्रिपाठी ने यह अवार्ड जीता है। कोरोना खतरनाक मोड़ पर है और हमारी लापरवाही उससे भी आगे है। नतीजा यह है कि हर रोज केस हजारों की तादाद में बढ़ रहे हैं। हम आपको लापरवाही की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बड़ा सवाल करती है कि क्या हम कोरोना से लड़ने की जगह छोटी छोटी जरूरतों और मान्यताओं को तवज्जो दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। कुल मामले हर रोज 1 लाख के खतरनाक आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हम कोरोना को लेकर सावधान हैं? जरा इन तस्वीरों को देखिए। दूर दराज तक नहीं लगता कि कोरोना को लेकर हम संभले हुए हैं। सब्जी के लिए कोरोना का खतरा लेने को तैयार। कोरोना हो तो हो, बाजार तो जाना ही है। कोरोना के डर पर होली का खुमार भारी। कोरोना की अनदेखी परंपरा जरूरी। तस्वीरें वाकई हमारी लापरवाही का शर्मनाक चेहरा सामने रखती हैं। मुंबई के दादर इलाके की ये तस्वीरें देखिए। कई दिनों से यही हाल है। हर रोज यहां हजारों की तादाद में दादर की सब्जी मंडी में जुटे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता, न मास्क का फिक्र। यह उस राज्य के शहर का हाल है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा घातक मार की है। और सब्जी की बात हो तो दिल्ली वाले भी खतरा लेने में पीछे नहीं हैं। दरियागंज की सब्जी मंडी में लोग रोज जुट रहे हैं, जबकि दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दरियागंज की सब्जी बाजार में। यहाँ के हालात हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सब्जी बाजार है, सब्जी मंडी है, तो यहाँ पे भीड़ होना तो लाजमी है। लेकिन क्या उस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ये आप खुद देख सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको कई लोग बिना मास्क के नजर आएंगे। मास्क है भी तो आप देख सकते हैं कि वो नीचे उतरा हुआ है चेहरे से। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लापरवाही देखने को मिली है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि एक बार फिर से कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ने लगे हैं। 16 मार्च को जहां 400 के आसपास केसेस दिल्ली में हर रोज आ रहे थे, वो अब अप्रैल में बढ़ के 3000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दिल्ली और मुंबई में अगर यही हाल है तो छोटे शहरों में तो और भी लापरवाही की इंतहा हो रही है। मुरादाबाद की ये तस्वीरें देखिए। बाजार में सैकड़ों लोग निकले हैं। ये तस्वीर बता रही है कि कोरोना आखिर क्यों तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और दूसरी लहर कहर बरपा रही है। और मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें तो हैरान करने वाली हैं। दमोह में होली के 5वें दिन होने वाले रंग पंचमी पर क्या पब्लिक और क्या नेताजी
सब होली के रंग में रंगे हैं और मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक सब ताक पर है। पहले बार बालाओं का डांस हुआ और फिर एमपी में मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रद्युम्न सिंह लोधी ने होली की मस्ती में गाना गाया। यूपी में धारा 144 लागू है, लेकिन वाराणसी में गंगा आरती हुई तो लोग कोरोना की फिक्र को भी गंगा में बहा बैठे। कोरोना का हर कायदा यहाँ टूटता दिखा। देश के कोने कोने से लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं। कोरोना डर से आगे बढ़कर दहशत बन रहा है, लेकिन जिस सावधानी और समझदारी की दरकार थी वो कहीं नहीं दिख रही। मुंबई से मुस्तफा शेख और विद्या के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और आइए अब आपको हम सुनवाते हैं देश के 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बात। इनसे सुनिए कि कोरोना से निपटने के लिए उनके राज्यों में क्या कुछ किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर भी ये कोरोना काफी अभी फैला हुआ है, तो लोगों से मैं कहूँगा कि अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को बार-बार धोएं, इसका बिल्कुल ध्यान रखें। अगर लोग सतर्क होंगे तो इसको रोक सकते हैं। पहले भी रोक के दिखाया था। जहाँ जहाँ जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं वहाँ पर बेडों की, चाहे आईसीयू के बेड हों, चाहे ऑक्सीजन युक्त बेड हों, चाहे सामान्य बेड हों, उनको बढ़ाने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे कि हम मध्य प्रदेश में संक्रमण को रोक सकें। सख्ती कर रहे हैं, लोग मास्क डालें, उसके लिए हमने सभी एजेंसीज को कहा है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएं और इससे बचने का जो सही इलाज है वो है वैक्सीनेशन, उस पर हमने जोर दिया है।